मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, हम फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की जो 4th और 5th यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हमने पढ़ा था कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। और क्वांटिटेटिव से इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड्स पर हमें कितनी धारा प्रभावित करने पर कितना हमें पदार्थ की मात्रा हमें प्राप्त होती है। तो इस जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने फेराडे का फर्स्ट लॉ सीखा था बेटा, यानी कि पदार्थ में किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान अगर हम धारा जो प्रभावित कर रहे हैं वो डायरेक्टली किसके, अगर हम 1 एम्पियर की धारा प्रभावित कर रहे हैं t सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड t बराबर 1 सेकंड के लिए, टाइम कितना लिया हमने, 1 सेकंड के लिए प्रभावित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स पर विक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा डायरेक्टली धारा के प्रोपोर्शनल होगी, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे था। ठीक है बेटा, हमने इसके बारे में पढ़ा था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि W बराबर, देखो बेटा, W बराबर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये हमारा फर्स्ट लॉ था, यानी W बराबर ZQ। ठीक है, या फिर W बराबर ZI और T, ये हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ था। यानी कि अगर I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड कर देंगे, तो जो W है, यानी कि इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, वो सेल के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा, वो सेल के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कि हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। यहाँ पर H2SO4 ले लिया, यहाँ पर CuSO4 ले लिया, यहाँ पर AgNO3 ले लिया। ठीक है, अब उसमें बेटा हम सेम उसी प्रकार के हम क्या लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉपर का है तो Cu कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लिए, Ag का है Ag के इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम उन्हीं के, यानी कि विभिन्न विद्युत अपघट्ट में उन्हीं के इलेक्ट्रोड्स रखकर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब बैटरी का पॉजिटिव एंड इस तरफ जुड़ा है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव एंड इस तरफ जुड़ा है तो यह नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड के बारे में कैसे हमें पता लगेगा, देखते हैं। देखो बेटा, ये पॉजिटिव एंड से तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। हमारी जो कैथोड और एनोड की परिभाषा है वो वही है, बस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, है ना। ये पॉजिटिव एंड से और ये नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये कैथोड हो गया। समझ में आ रही बात? अब देखो बेटा, ये जो H2SO4 के विलयन में ही हमने दूसरा इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा अपने आप ही। अब इसको हमने श्रेणी क्रम में किससे जोड़ रखा है? CuSO4 में जो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं उनसे, तो ये नेगेटिव था तो इसके पास वाला वो पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा वाला, यहाँ पर जो दूसरा AgNO3 ले रखा है, AgNO3 का कैथोड का काम करेगा कौन सा? AgNO3 का सॉल्यूशन में Ag का एक इलेक्ट्रोड पहले से रखा हुआ है, तो वो किसका काम करेगा बेटा? नेगेटिव टर्मिनल का। अब नेगेटिव टर्मिनल का काम तो उसी इलेक्ट्रोड में दूसरा जो टर्मिनल है, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, वो पॉजिटिव का काम करेगा। और उसको श्रेणी क्रम में हमने जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, उसी से हमने उसको जोड़ दिया है। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहा है फेराडे का सेकंड लॉ, फेराडे का द्वितीय नियम क्या कह रहा है? फेराडे का द्वितीय नियम कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में अगर उन्हीं के इलेक्ट्रोड रखकर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तथा समान धारा, और वो समान धारा समान समय तक प्रभावित की जाए, तो इनके संगत इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा
उनके रासायनिक तुल्यांक के बराबर के समानुपाती होती है। यानी कि बेटा अगर हम समान धारा यानी कि कोई भी कितना भी एम्पियर ले लीजिए, समान होना चाहिए, सब में समान ही रहेगा। 1 एम्पियर की धारा हम ले लेते हैं और 1 सेकंड के लिए ही हम उस धारा को गुजारते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रोड्स पर जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी वो उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक तो फर्स्ट लॉ में था, यहाँ पर सिर्फ रासायनिक तुल्यांक है, ये ध्यान रखना है। तो उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, यानी कि W प्रोपोर्शनल टू E। ये बेटा क्या होगा, हमने डिफरेंट फेराडे का सेकंड लॉ क्या होता है कि हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को उन्हीं के सॉल्यूशन में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर और उनमें समान मात्रा की धारा समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं हम, तो जो इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। वो रासायनिक तुल्यांक यानी कि इक्विवेलेंट मास के समानुपाती होता है। वो किसके बराबर होगा बेटा, मास, इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। अब बेटा इसको कैसे देखें, देखो हमने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था W बराबर I इंटू टी इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय 96500 इंटू n फैक्टर। एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो यहाँ पर आएगा। और हम जानते हैं बेटा कि m ऑफ मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर वो आपके इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है बेटा, इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, ये आगे हमारे काम में आएगा, ये हमारे आगे काम में आएगा। तो बेटा ये फेराडे का सेकेंड लॉ हो गया। क्या हो गया कि अगर समान किसी विद्युत अपघट्य में विभिन्न विद्युत अपघट्यों के इलेक्ट्रोड्स में उन्हीं के इलेक्ट्रोड्स रखते हैं हम और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और समान मात्रा की धारा उसमें समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो बेटा जो इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा है, जो हमें पदार्थ की मात्रा मिल रही है, वो किसके बराबर होगी बेटा, वो हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी, रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी, यानी कि इक्विवेलेंट मास के बराबर होगी। अब बेटा यहाँ पर मैं इसको मिटा के एक प्रॉब्लम लेता हूँ आपके लिए, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ये इसके बराबर है, कैसे ये इसके बराबर है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ये हम जोड़ लेते हैं इनको, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हमने। ठीक है, अब देखो बेटा ये हम इसको ठीक है, ये इसको हमने बेटा जोड़ लिया किससे, ये इसको हमने जोड़ लिया बेटा किससे जोड़ लिया, बैटरी से। और ये यहाँ पर भी हमने इसको जोड़ लिया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैथोड हो जाएगा हमारा। और अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास एनोड हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, ये एनोड हो जाएगा बेटा हमारे पास, समझ रहे हो आप। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होते ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव अपने आप ही जुड़ जाएगा। ये बेटा जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, हाँ बेटा। बहुत देखिए, आप आराम से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ये वाला ठीक है, ठीक है। अब ये हमने AgNO3 का सॉल्यूशन भरा है और Ag के ही इलेक्ट्रोड लिए हैं, और यहाँ पर हमने CuSO4 का सॉल्यूशन भरा है और कॉपर के ही इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं, अब हम
सब कुछ सब कंबाइन करेंगे यहाँ पे। सब कुछ क्या कंबाइन करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी यूज होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है वो भी हमें पता लगेगा। पर वो स्टेप बाय स्टेप से इन सब चीज़ों से इन सबको मिक्स करके हम फेराडे के सेकंड लॉ तक पहुँचेंगे। वो कैसे पहुँचेंगे बेटा, देखो यहाँ पे कि एनोड पर फर्स्ट सेल AgNO3 वाले, ये एक्वस वाला सॉल्यूशन लिया है बेटा हमने, AgNO3 का जो है उस पे एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, क्या क्या होगा, यहाँ पर Ag भी होगा, H2O भी होगा, है ना बेटा, Ag भी होगा यहाँ पर, H2O भी होगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर और क्या आएगा बेटा, यहाँ पर और क्या आएगा, नाइट्रेट भी होगा। AgNO3 क्यों होगा बेटा, Ag प्लस, आप सोच रहे होंगे सिर्फ यही जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रोड वाला भी जुड़ेगा बेटा इसमें, ये ध्यान रखना है हमें, इलेक्ट्रोड वाला भी जुड़ेगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड वाला भी जुड़ेगा। अब इनकी नंबरिंग कर लेते हैं हम, इनकी नंबरिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा ये 20 नंबर पे था हमारे पास, था कि नहीं था, 20 या 21 नंबर पे होगा, मैं आपको बता देता हूँ, पर ये लास्ट में था, ठीक है बेटा। और फिर आपके Ag 19 नंबर पे था, 19 या 20 नंबर पे हो सकता है, और H2O आपके बेटा 21 नंबर पे था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखें, यानी कि जो H2 एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो हमें पता है, और हमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, H2O का 21, NO3 का ये, और Ag, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका SRP सबसे कम होगा, तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ गया, Ag आ जाएगा आपके पास, आएगा या नहीं आएगा, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Ag आ गया आपके पास, आया कि नहीं आया बेटा। तो ये AgNO3 वाले सेल, इलेक्ट्रोलाइट वाले सेल में एनोड पर ये रिएक्शन होगी। अब कैथोड पर देखो आप, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या क्या आएंगे बेटा, देखो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से देखिए आप, NO3 माइनस H2O और Ag, तो बेटा ये कैथोड पर क्या होगा, Ag प्लस और H2O, यही होगा हमारे पास। कैथोड पर क्या होगा, Ag प्लस और H2O, और ये देखो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन जिसका SRP ज़्यादा, जिसका SRP ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। तो ये बेटा हमने देखो यहीं से लिख लेते हैं, यहीं से हम देख लेते हैं, ये 21 हो, ये 21, और SRP किसका ज़्यादा बेटा, SRP किसका ज़्यादा, हाँ, SRP जिसका ज़्यादा होगा उसका हमारे पास क्या होगा बेटा, उसका हमारे पास रिडक्शन होगा, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। पर हमें बेटा क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Ag, यही हमें प्राप्त होगा यहाँ पर भी ये प्राप्त होगा हमें, ठीक है बेटा, ठीक है, सॉरी, ये बेटा 7 है, ये रिडक्शन वाला लेना है। यहाँ पर बेटा आप कंफ्यूज ना हो, यह 7 है और यहाँ 19 है, क्योंकि ये रिडक्शन वाला लेना है। वो ट्वाइस H2O क्या देता था, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिला के हमें क्या देता था, H2 प्लस ट्वाइस OH माइनस, ये हमें देता था। तो ये रिडक्शन वाला है, तो इसीलिए Ag का ज़्यादा 19, तो ये हमें ये दे देगा। यानी कि एनोड और कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, सिल्वर ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम देखें CuSO4 में एक्वस सॉल्यूशन वाला, तो उसमें एनोड पर हमारे को क्या प्राप्त होगा बेटा, देखो आप अच्छे से, मैं अभी प्रूव करूंगा बेटा इसको, सेकंड लॉ, फेराडे का सेकंड लॉ को। एनोड पर क्या है बेटा, एनोड पर क्या क्या हो सकते हैं, Cu भी होगा क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड है, SO4 -2 भी होगा, और H2O भी होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर SO4 -2 का क्या होता है, SO4 -2 का बेटा जो हमारे पास आएगा वो शायद सबसे लास्ट में था, ये सबसे लास्ट में था ये, फिर उसके बाद ये था, फिर उसके बाद ये था, फिर उसके बाद ये था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा आप अच्छे से याद करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो Cu2 प्लस SO4 -2 और H2O, तो बेटा सबसे ज़्यादा जो सबसे कम था वो इसका था, ठीक है, सबसे कम जो था वो किसका था बेटा, सबसे कम जो था वो इसका था। यानी कि कॉपर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड पर देखो आप, कैथोड पर क्या होगा बेटा,
Cu2+ और H2O, कैथोड पर रिडक्शन होगा तो इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसका तो 7 है और इसका 7 से ज़्यादा है बेटा, ये हमें पता है ना, ये हमें पता है। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से हम पता लगाते हैं बेटा कि WCU बराबर आप देखें WCU बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ Ag, सॉरी Cu, और यहां पर भी Cu आ जाएगा इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500। अब देखो बेटा m/n फैक्टर, m/n Em होगा तो ये ECU हो जाएगा बेटा, ECU इंटू I इंटू T हो जाएगा अपॉन 96500 WCU। ठीक है, ECU। ठीक है बेटा, अब ये WCU किसके प्रोपोर्शनल, ये अगर हम कांस्टेंट मान लें तो ECU के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो और यही हमारा क्या कहता है बेटा, यही हमारे फेराडे का नियम कहता है। इसी तरह से आप WAG ले लें तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, EAG के प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, EAG के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हमें ये बेटा अगर हमें WCU की वैल्यू प्राप्त है तो ECU की वैल्यू निकाल सकते हैं और EAG की प्राप्त है तो WCU। इस तरीके से बेटा हम जो फेराडे के सेकंड लॉ को प्रूव कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स में को और 2 इलेक्ट्रोड को श्रेणी क्रम में ले लिया हमने, है ना बेटा। और इस तरीके से हमने फेराडे का सेकंड लॉ यानी कि विभिन्न विद्युत अपघट्टों में उन्हीं के इलेक्ट्रोड्स रखने पर श्रेणी क्रम में जोड़ दें उनको और समान मात्रा, समान धारा, समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इनके संगत इलेक्ट्रॉन पर जो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। थैंक यू सो मच।